रहमान रहीम जी। मैं इस वक्त इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब जो कि 3 बार हमारे जंग के बार के सदर भी रह चुके हैं और प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, उनके फार्म पे मौजूद हूँ। तो इन्होंने ये बायो फर्टिलाइज़र तैयार की है। इस बायो फर्टिलाइज़र में इन्होंने सबसे पहले 9 टन जो है वो पोल्ट्री वेस्ट लिया है, उसकी नीचे तय बिछाई है। उसके बाद उस पर 1 टन इन्होंने रॉक फास्फेट जो है वो डाली है और उसके ऊपर इन्होंने 8 टन जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर गोबर वाली खाद डाल के तो इसके बाद उन्होंने 1 दिन के लिए पहले शीरा जो है 1 मन ले के उस शीरे में उन्होंने 20 किलो खल डाली थी और 1.5-2.5 किलो जो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डाले थे। उनका कल्चर तैयार करके ये सारी तय बनाने के बाद इस पे उन्होंने वो डाल ली है। यानी सबसे पहले 9 टन जो है वो पोल्ट्री वेस्ट, 1 टन रॉक फास्फेट और उसके ऊपर 8 टन जो है 8 टन जो है उसमें इन्होंने फार्म यार्ड मैन्योर डाला है और उस पर तकरीबन 1 मन शीरा, 2.5 किलो फास्फोरस सॉल्युबलाइज़र, 20 किलो खल जो है वो उसका कल्चर तैयार करके वो लगाया। 10 दिन के लिए इसको बंद कर दिया। 10 दिन बाद इसको खोला, दोबारा से 1 मन शीरे में इन्होंने दोबारा 2.5 किलो फास्फोरस सॉल्युबलाइज़र डाल के उसका कल्चर तैयार किया। इसको 10 दिन बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर इस पे ऊपर उन्होंने तय बिछाई और इसको बंद कर दिया। आज 10 दिन के वक्फे से इन्होंने दोबारा खोला है। तकरीबन ये 1 माह इसको हुआ है। नॉर्मली इसके लिए चाहिए तो 2 से 3 माह थे, क्योंकि इनकी अमरूद की फसल जो है वो अभी तैयारी में है, तो अभी इसको अमरूद को फौरी तौर पे ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में इन्होंने ये तैयार किया है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि पोल्ट्री जो वेस्ट है, अब पोल्ट्री वेस्ट का सबसे बड़ा सिलसिला ये है कि पोल्ट्री वेस्ट के अंदर सबसे पहले तो ये है कि फास्फोरस नाइट्रोजन जो है आम वेस्ट की वजह से की निस्बत ज़्यादा होती है। पोल्ट्री के लिए हड्डियों का चूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री के लिए जो वो फीड तैयार करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन वाफर होती है। एक तो ये कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस वहाँ से मिलेगी। दूसरा जो रॉक फास्फेट है, अब जब पोल्ट्री वेस्ट की, फार्म यार्ड मैन्योर की एक तो बायोडेग्रेडेशन होगी, उस बायोडेग्रेडेशन के दौरान जो नामियाती तेज़ाब बनेंगे, बायो एसिड्स बनेंगे, उससे जो गैर तामल पजीर रॉक फास्फेट में फास्फोरस है, जो कैल्शियम का फास्फेट की सूरत में है, वो हल पजीर फास्फोरस प्लांट अवेलेबल फार्म में आ जाएगी। एक तो ये कि इससे ये कि फास्फोरस जो है वो पौधों के इस्तेमाल की हालत में आ जाएगी। दूसरा, रॉक फास्फेट में मौजूद जो सल्फ़र वगैरह थोड़ा बहुत होगा, या जो सल्फ़र वगैरह पहले से मौजूद जो इन्होंने इस्तेमाल किया था इसके साथ पोल्ट्री वेस्ट इस्तेमाल किया, उसमें सल्फ़र होगा, फार्म यार्ड मैन्योर में सल्फ़र होगा। वो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं उनकी खुराक बनेगा, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी बॉडी के अमाइनो एसिड बनेंगे, या सादा लफ्ज़ों में ये सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड बनेंगे। जब सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड बनेंगे तो ये सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड जब पौधे को मिलेंगे, भले वो प्लांट का स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, वो प्लांट भी तो ज़ाहिर सी बात है जब उनको खुराक नहीं मिलेगी, उनकी बायोडेग्रेडेशन होगी, तो पौधे को जब सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड बनेंगे, जिस भी इंसान, हैवान, पौधे में सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं तो डाई सल्फाइड कोवलेंट बॉन्डिंग जो 2 पेप्टाइड चेन्स में होती है, अमाइनो एसिड आपस में मिलके पेप्टाइड चेन बनाते हैं। पेप्टाइड चेन जो है वो आपस में मिलके जब पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जो 2 चेन्स होती हैं उनमें जो सल्फ़र वाले अमाइनो एसिड होते हैं उनमें सल्फ़र के दरमियान जो एटम है डाई सल्फाइड कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। किसी भी इंसान, हैवान, पौधे में जो डाई सल्फाइड कोवलेंट बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी प्रोटीन स्ट्रक्चर में, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, विगोरस होगा, उतनी उसकी मौसम के, बीमारी के, कीड़े के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी और उतनी उसकी पैदावार जो है वो बेहतर होगी। और दूसरा, बायोडेग्रेडेशन के दौरान जो ऑक्सीजन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन वगैरह जो फ़ाइटो हार्मोन्स बनेंगे, ये फ़ाइटो हार्मोन्स मार्केट से लेने हों तो बड़े महंगे हैं, तो ये फ़ाइटो हार्मोन्स भी पौधे को मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ पौधे की नशोनुमा बेहतर होगी, बल्कि अमरूद का साइज़, अमरूद की क्वालिटी और हर लिहाज से उसमें बेहतरी आएगी। एक तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो पौधे को नामियाती खाद देना,
दूसरा इसका मकसद था कि इससे बायो एसिड्स मिलेंगे, यानी ज़मीन में पहले से मौजूद खुराक जो है वो प्लांट अवेलेबल फार्म में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाएंगे। तीसरा इससे ये होगा कि फाइटो हार्मोन्स पौधे को दस्तयाब होंगे। चौथा ये होगा कि सॉइल का जो माइक्रो फ्लोरा है, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, वो इससे उन माइक्रो फ्लोरा बढ़ेगा और ज़मीन में मौजूद जो खुराकी अज्जा हैं वो पौधे को बेहतर तरीके से मिलेंगी। और इसकी चूँकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो बढ़ने से बार बार हमें पानी नहीं लगाना पड़ेगा। पौधे को जब जड़ों को मुनासिब वक्फे से पानी लगाएंगे, रूट रेस्पिरेशन बेहतर होगी, तो उससे भी पौधे के जो निज़ाम है वो बेहतर तौर पे काम करेंगे। पौधा जो खुराक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लेगा उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इसके ज़रिए से जब न्यूट्रिएंट आसानी से पौधे को दस्तयाब होंगे तो पौधे को रूट एक्सुडेट्स जो हैं वो भी खारिज नहीं करने पड़ेंगे, कम खारिज करने पड़ेंगे, पौधे को आसानी से खुराक मैसर होगी। ये माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान में पहला तजर्बा किया है और अल्लाह के फजल करम से अगले साल 3 से 4 माह इसी प्रोसेस को देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, पहले इन्होंने फर्मेंटर के ज़रिए नामियाती खाद बना के डाली थी, पौधों को फ्लड की थी, उससे इनकी ज़मीन में सरसब्ज़पन आया है और उसके अलावा अमरूद की मिठास क्वालिटी जो इम्प्रूव हुई है। ये पौधे जो बदहाली का शिकार थे अब दोबारा बेहतरीन हालत में आते जा रहे हैं। इस खाद के बाद उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजूदा जो फल है ये दिसंबर में आ जाएगा, यानी कोरे से पहले ये जो फसल की झोली है वो ज़मींदार को मिलेगी। अल्लाह ताला की करम नवाजी रहमत से जितने पैसे इस बाग से ज़मींदार ने अप्रैल तक कमाने थे, बफजल खुदा ताला अल्लाह ने चाहा था, उसकी मेहरबानी साथ रही, तो इंशाअल्लाह दिसंबर में वो कमाएगा। और अगले साल के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाग जिस तरह से बहाल होगा, अगले साल इसकी पैदावार इससे भी बेहतर आने की उम्मीद है। शुक्रिया जी। लो सर, बस।